चलिए स्टॉप करके फिर से चला सकते हैं कि ठीक है, तो स्टार्ट। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी हम लोग करने वाले हैं किसके बारे में? आज की कहानी हम लोग करने वाले हैं रुपी के फॉल के बारे में। अगर आप लोग न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं तो आपकी आंखों के सामने ये बात जरूर आया होगा। पिछले कई महीनों से लगातार ये बात न्यूज में रह रही है क्या कि रुपी लगातार डिप्रिसिएट करता जा रहा है। आप देख लीजिए 3 days एगो, 2 weeks एगो, 1 month एगो, 2 week एगो, 3 week एगो, लगातार यही चल रहा है न्यूज में कि रुपी जो है वो गिरता जा रहा है। रुपी एट ऑल टाइम लो, इस तरह के न्यूज आप लोगों ने खूब सुने होंगे। रुपी एट ऑल टाइम लो यानी कि रुपी जो है वो डॉलर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा गिर गया है, यानी कि अभी तक के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा गिरा हुआ है। तो इस तरह के आप लोगों ने कई सारे न्यूज सुने होंगे। तो आज के इस शॉर्ट डिस्कशन में हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रुपी गिर क्यों रहा है। रुपी अगर डॉलर के कंपैरिजन में गिरता है तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, सो वी विल ट्राई टू डिस्कस दीज पॉइंट्स इन टुडेज सेशन। देख रहे हैं 4 आवर एगो, 2 week एगो टू हिट एन ऑल टाइम लो ऑफ 88.275 अगेंस्ट यूएस डॉलर। द हिंदू का देख रहे हैं 2 week एगो का दिख रहा है। ठीक, 4 आवर एगो, 3 आवर एगो, लगातार इस तरह के न्यूज चल रहे हैं कि रुपी जो है वो डॉलर के कंपैरिजन में गिरता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो आज के हम इस सेशन में इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे के रीजंस क्या है। इस पूरी कहानी को समझने के पहले हमें कुछ बातों को क्लियर करना होगा। क्या क्लियर करना होगा कि आखिर किसी भी करेंसी का वैल्यू डिटरमाइन कैसे होता है। ठीक है ना, जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि आखिर ये गिर क्यों रहा है। देखिए, जैसा कि हमारे रियल लाइफ में भी होता है, किसी भी चीज का वैल्यू उसके डिमांड पर डिपेंड करता है। किसी भी चीज का वैल्यू जो होता है उसके डिमांड पर डिपेंड करता है, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड। अगर डिमांड ज्यादा है तो वैल्यू ज्यादा है, अगर डिमांड कम है तो वैल्यू कम है। सिंपल सी बात है, आपकी भी लाइफ में ऐसा ही होता है कि जब आपकी डिमांड ज्यादा होती है तो आपका वैल्यू बढ़ जाता है, और जब आपकी डिमांड नहीं होती है तो आपका वैल्यू कम हो जाता है। इजंट इट? ऐसे ही तो महंगाई भी डिटरमाइन होती है। मैंने क्लासेस में आप लोगों को डिमांड पुल इन्फ्लेशन समझाया था, डिमांड एंड सप्लाई का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। उस टाइम मैंने एग्जांपल दिया था ना कि अगर मान के चलिए टू मेनी हैंड्स आर चेजिंग फ्यू गुड्स, देन व्हाट विल हैपन, द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, या फिर वो बढ़ने लग जाएगा। ठीक है ना, तो डिमांड और वैल्यू में ये डायरेक्ट रिलेशन है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि रुपी जो है वो डिप्रिसिएट कर रहा है, यानी कि रुपी फॉल हो रहा है, तो रुपी किसके रेस्पेक्ट में फॉल हो रहा है? रुपी फॉल हो रहा है रेस्पेक्ट में डॉलर के, यानी कि डॉलर मजबूत हो रहा है। तो जब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि रुपी फॉल हो रहा है तो रुपी के कंटेक्स्ट में डॉलर मजबूत हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो फॉल और राइज होगा ये किसी के रेस्पेक्ट में होगा ना। या फिर अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि रुपी मजबूत हो रहा है, इट मींस व्हाट, रुपी किसके रेस्पेक्ट में मजबूत हो रहा है? तो रुपी डॉलर के रेस्पेक्ट में मजबूत हो रहा है। तो अगर रुपी मजबूत हो रहा है तो इसका मतलब डॉलर गिर रहा है। ठीक है, तो इसी रिलेशन को हमें समझना है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर हम बात करें कि रुपी डॉलर का क्या रेशियो चल रहा है, तो मैं आज का ही आपको दिखाना चाह रहा हूं कि आज, ठीक है ना, आज $1 बराबर 88.83 रुपी है। यानी कि अगर आप $1 देते हैं तो उसके बदले में आपको कितने रुपए मिलेंगे? आपको मिल जाएंगे 88.23 रुपीज मिल जाएंगे। ठीक है, जरा देखिए इसका हाल कुछ कैसा रहा है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में देखिए ये कहां से कहां गया है। 14 अक्टूबर को ये 84 के आसपास हुआ करता था, जो देखिए कहां पहुंच गया है आज, आज पहुंच गया है 88.484। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक साल पहले जो $1 के बदले आपको 84 रुपी मिल रहा था, 84 रुपी मिल रहा था, आज उसी $1 के बदले हमें कितना रुपी मिल रहा है? 88 रुपी मिल रहा है। यानी कि क्या हुआ है, देखिए यहां पर रुपी का वैल्यू घट गया है। रुपी का वैल्यू क्यों घट गया है? क्यों? क्योंकि पहले 84 रुपी से $1 मिल जाता था, आज हमें वही $1 लेने के लिए 88 रुपी देने पड़ रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ नंबर बहुत क्लोज है। मैं एग्जांपल के लिए थोड़े दूर के नंबर लेता हूं। लेट्स एज्यूम अगर हम ऐसा बोलें कि मुझे $1 लेने के लिए 30 रुपए की जरूरत है,
और दूसरे कंडीशन में बोलूं कि उसी $1 के लिए मुझे 50 रुपए की जरूरत है, तो यानी कि यहां से यहां क्या हो गया है, रुपी आपका डिप्रिशिएट कर गया है, ठीक है ना। यानी कि पहले 30 रुपए आप देते थे तो बदले में आपको $1 मिल जाता था, लेकिन वही अब $1 लेने के लिए आपको 50 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हम इसी को बोलते हैं डिप्रिशिएशन, जो आप लोगों ने बार बार न्यूज में देखा होगा। वहीं अगर इसका उल्टा हो जाता कि अगर उसी $1 को लेने के लिए हमें 30 की जगह अगर 20 रुपए देने होते, तो हम इसी को क्या बोल देते हैं, हम इसी को बोल देते हैं एप्रिसिएशन। खैर इंडिया के कंटेक्स्ट में एप्रिसिएशन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है पिछले कई सालों से, ठीक है। या फिर अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 में तो लगातार डिप्रिसिएशन ही हमें देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिप्रिसिएशन की। आई होप आपको डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का मतलब समझ में आ गया होगा। यहीं पर मैं थोड़ा सा टाइम लेकर एक बात और बताना चाहूंगा। आप लोगों ने एक और टर्म सुना होगा, डिवैल्यूएशन। ये इंडिया के कंटेक्स्ट में तो कम ही यूज होता है, लेकिन चाइना के कंटेक्स्ट में आप लोगों ने सुना होगा डिवैल्यूएशन। एक्चुअली अगर रुपी या फिर जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डॉलर के कंटेक्स्ट में अपने आप मतलब मार्केट फैक्टर के कारण अगर वो घट रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिप्रिसिएशन। लेकिन अगर वो उस देश की सरकार, उस देश के सेंट्रल बैंक उन सब के एफर्ट के कारण अगर जानबूझकर उसको कम किया जा रहा है तो उसी को हम बोल देते हैं डिवैल्यूएशन। ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इंडिया के कंटेक्स्ट में जो हो रहा है वो डिप्रिसिएशन है, दैट इज नॉट डिवैल्यूएशन। क्यों? क्योंकि हम ऐसा खुद करना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आखिर कोई कंट्री चाहेगा क्यों खुद अपनी करेंसी को कम करना? उसके पीछे के रीजंस हैं। अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, जब हम इंपैक्ट वाले टॉपिक पर पहुंचेंगे तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगा, या तो आज के इसी सेशन में या नहीं तो फिर हम अगले सेशन में जब इसके बारे में बात करेंगे, इंपैक्ट के बारे में बात करेंगे, तो फिर ये बात मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है ना। आप लोग चैट में बता सकते हैं अगर किसी को कोई बात समझ पाने में अगर दिक्कत हुई है तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स इन द चैट, ठीक है ना। तो आप लोग बताइएगा अगर कोई क्वेरी होगा तो। अब हम बढ़ते हैं कि आखिर रीजन क्या है, क्या कारण है, आखिर क्यों रुपी डिप्रिशिएट होता जा रहा है। इंडिया के कंटेक्स्ट में आप डिवैल्यूएट नहीं बोलिएगा, डिवैल्यूएशन चाइना करती है जनरली, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार, वहां की सेंट्रल बैंक जानबूझकर अपने डोमेस्टिक करेंसी, जो उनका डोमेस्टिक करेंसी है, युआन बोल लीजिए चाहे रेनमिनबी बोल लीजिए, उसको जानबूझकर डॉलर के रेस्पेक्ट में कमजोर रखती है। क्यों रखती है वो आगे पता चलेगा। तो यहां पर हम पहले रीजन देख लेते हैं कि आखिर रुपी कमजोर हो क्यों रहा है, रुपी फॉल क्यों कर रहा है, रुपी डिप्रिशिएट क्यों कर रहा है। मैंने आपको एक लाइन में समझाया कि अगर रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है तो इसका मतलब डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है, डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो यानी कि हमको ये देखना है कि आखिर वो कौन से कारण है जिस कारण से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अगर डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो इसी कारण से क्या हो रहा है, डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है या डॉलर मजबूत हो रहा है। और जैसे ही डॉलर मजबूत हो रहा है तो डॉलर किसके रिस्पेक्ट में मजबूत हो रहा है, डॉलर जो है वो रुपी के रेस्पेक्ट में मजबूत हो रहा है। रीइवैल्यूएशन, रीइवैल्यूएशन कहां बताया जी मैंने? हाँ जी प्रीतम जी, रीइवैल्यूएशन कहां बताया मैंने कुछ? रीइवैल्यूएशन तो मैंने बताया ही नहीं, ठीक। डिवैल्यूएशन, अच्छा डिवैल्यूएशन पूछना चाह रहे हैं, अच्छा आपने रिवैल्यूएशन लिखा है। डिवैल्यूएशन और डिप्रिसिएशन में बस ये डिफरेंस है कि डिप्रिसिएशन खुद ब खुद होता है, मार्केट फैक्टर्स के कारण होता है, लेकिन जब आप डिवैल्यूएशन की बात करते हैं तो डिवैल्यूएशन कोई कंट्री जानबूझकर करती है, बस आप इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। डिप्रिसिएशन खुद ब खुद हो रहा है, खुद ब खुद होता है कि अगर कोई डोमेस्टिक करेंसी अपने आप मार्केट फैक्टर्स के कारण कमजोर होती चली जाती है, देन दैट इज नोन एज अ डिप्रिसिएशन। वहीं डिवैल्यूएशन की बात करते हैं तो कोई कंट्री की गवर्नमेंट या फिर वहां की जो सेंट्रल बैंक है वो जानबूझकर जब करती है, अपने करेंसी को कमजोर करती है, तो हम उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे डिप्रिसिएशन की, ना कि डिवैल्यूएशन की, ठीक है। चलिए अब वापस आते हैं हम रीजंस पर। रीजंस को समझने के लिए मैंने ये जो आपको फॉर्मेट दिया है ये आपको क्लियर रखना होगा कि डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है इसीलिए डॉलर मजबूत हो रहा है, और अगर डॉलर मजबूत हो रहा है तो वो किसके रिस्पेक्ट में मजबूत हो रहा है, वो रुपी के रिस्पेक्ट में मजबूत हो रहा है, तो रुपी वैसे ही कमजोर हो रहा है। तो यानी कि मुझे ये दिखाना है आपको अब कि आखिर डॉलर मजबूत क्यों हो रहा है, ठीक है ना।
या फिर डॉलर की डिमांड क्यों बढ़ रही है? जरा ध्यान से सुनिए। डॉलर की डिमांड बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण आप बोल सकते हैं, वो सबसे बड़ा कारण है आपका एफपीआई का आउटफ्लो। इस पूरे साल, अरे ट्रंप की टैरिफ तो अभी आई है ना, लेकिन रुपये का डिप्रिसिएशन तो इस साल के स्टार्टिंग से ही चल रहा है। तो पहले जो रीजन था वो था एफपीआई का आउटफ्लो। एफपीआई क्या होते हैं? मैंने बताया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह से होते हैं, एफडीआई और एफपीआई। एफपीआई होते हैं शॉर्ट टर्म फॉरेन इन्वेस्टर जो भारत के शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, अगर ये अपना पैसा भारत के शेयर मार्केट से निकालना चाह रहे हैं तो ये यहां से रुपए में लेकर जाएंगे कि डॉलर में लेकर जाएंगे? ऑब्वियसली उनके कंट्री में तो डॉलर चल रहा है, तो जब वो यहां से पैसा लेकर जाएंगे तो वो तो डॉलर में लेकर जाएंगे। तो डॉलर में लेकर जाने के लिए वो क्या करेंगे, उनको यहां पर इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था रुपए के रूप में, उसको बेचकर उसके बदले डॉलर लेना होगा। इसका मतलब क्या है कि वो लगातार डॉलर बाई कर रहे हैं ताकि पैसा भारत से ले जा सके। अब अगर वो डॉलर बाई करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा जी, डॉलर मजबूत होगा तो रुपए उसके रेस्पेक्ट में अपने आप कमजोर हो जाएगा। पहला रीजन समझ में आया, ठीक है। आप देख लीजिए इस पूरे साल लगातार आपको न्यूज में दिखेगा कि क्या हो रहा है, एफआईआईज एफपीआईज लगातार भारत से पैसा निकाल रहे हैं। देख रहे हैं ना, एफपीआईज पुल आउट 1 बिलियन फ्रॉम दलारी स्ट्रीट इन 5 डेज, नॉन स्टॉप सेलिंग, जुलाई का न्यूज है। फिर उसके अलावा 2 मंथ लो एफआईआईज सेलिंग, एग्जिट ऑफ एफआईआईज आउटफ्लो क्रॉस 1 लाख करोड़ सिंस जुलाई। तो देख रहे हैं लगातार एफआईआई जो है वो भारत से पैसा निकाल रहे हैं, और वो जब भारत से पैसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उनको डॉलर चाहिए, तो जब उनको डॉलर चाहिए तो वो डॉलर खरीदेंगे, तो इससे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपये अपने आप कमजोर होगा। आई होप आई हैव क्लियर्ड द फर्स्ट पॉइंट। पहला रीजन आपको समझ में आ गया है। अब वो क्यों बेच रहे हैं, इसके पीछे कई सारे रीजन हैं। पहला तो उनका कॉन्फिडेंस इंडियन शेयर मार्केट में अब उतना ज्यादा नहीं रहा, इसके पीछे कई सारे रीजन है। पहली बात ये हो सकती है कि उनको इंडियन शेयर मार्केट ओवर वैल्यूड लग रहा है। क्यों? क्योंकि इंडियन शेयर मार्केट पिछले 4-5 सालों में काफी तेजी से बढ़ा है। दूसरा रीजन इसके पीछे ऐसा भी है कि उनके मन में इंडिया को लेकर अब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके पीछे बड़ा रीजन जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल लेवल पर जो कंडीशंस बन रही है वो भी है, और उसके पीछे एक रीजन को आप ट्रंप की पॉलिसी भी मान सकते हैं, ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी को। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने जो है वो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज कर दिया है। अब 50% टैरिफ इंपोज कर देने से भारत के कई सारी कंपनीज को अपना माल बेचने में दिक्कत होगी, तो इससे उन कंपनियों को नुकसान होगा, और अगर उन कंपनियों को नुकसान होगा तो उन कंपनी के शेयर भी सफर करेंगे। तो जब उन कंपनी के शेयर गिरने वाले हैं, अगर वो ऐसा एंटिसिपेट कर पा रहे हैं, तो वाई दे विल रिमेन विथ अस, वो क्या करेंगे, अपना शेयर बेचकर यहाँ से डॉलर लेकर भागेंगे। तो जैसे ही वो डॉलर लेकर भागेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर मजबूत होगा, रुपए कमजोर हो जाएगा, ठीक है। इसके पीछे एक और आप रीजन ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, कंपनीज का प्रॉफिट तो खराब हो ही रहा है, साथ ही साथ जो अमेरिकन गवर्नमेंट या यूएस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, इस कारण से अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करना धीरे धीरे अब अट्रैक्टिव हो रहा है। जब वो अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो जो अमेरिका के इन्वेस्टर पहले इंडिया में इन्वेस्टेड थे, अब उनको ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में ज्यादा बेहतर उनको प्रॉफिट मिल सकता है, काहे तो उनकी सरकार जो है वो अमेरिकन कंपनीज पर ज्यादा ध्यान दे रही है। तो इसलिए भी उनको अमेरिका में इन्वेस्ट करना इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा लग रहा है, एंड दैट इज द अनदर रीजन व्हाई दे आर पुलिंग आउट देयर मनी फ्रॉम इंडियन शेयर मार्केट। पहला तो समझ में आ गया। दूसरा ध्यान से समझिए, दूसरा बड़ा रीजन है, आप बोल सकते हैं ट्रंप टैरिफ। ट्रंप टैरिफ यहां पर भी कैसे इंपैक्ट कर रहा है वो भी मैंने आपको समझाया, और दूसरा अब देखते हैं कि आखिर ट्रंप टैरिफ डायरेक्टली कैसे इंपोज कर रहा है, कैसे हमें इफेक्ट कर रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कोई बात समझ में कम आई है तो सारा चीज जो है वो लाइव है वीडियो, आप क्या कर सकते हैं, पीछे जाकर उस बात को फिर से सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो 1-2 बार सुनिएगा, अपने आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऑब्वियसली एक बार में थोड़ा कम समझ में आता है, और अगर कोई डाउट वगैरह रह जाते हैं तो आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कमेंट में अपने डाउट को लिखिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊं तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते वक्त ही मैं उन सारे डाउट्स को आपको एक बार क्लियर कर दूं, ठीक है ना। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। तो दूसरा बड़ा रीजन है ट्रंप टैरिफ। नाउ आपको पता होगा कि ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज कर दिया है, ठीक है। टैरिफ पर हम लोग किसी और दिन बात करेंगे, अभी बस इतना आप समझ लीजिए कि 50% टैरिफ इंपोज कर दिया है, यानी कि भारत की जो गुड्स पहले 100 रुपए में अमेरिकन या फिर $100 में अमेरिकन मार्केट में
बिक सकते थे। अब क्या होगा कि जैसे ही वो प्रोडक्ट अमेरिका की बाउंड्री में एंटर करेंगे तो उसके ऊपर 50% टैरिफ लग जाएगा, यानी कि अब वही सामान अमेरिका में $150 में बिकेगा। तो यहां पर सिंपल सी बात क्या है कि ये चीजें महंगी हो जाएंगी, ठीक है ना। अब अगर हमारे गुड्स अमेरिकन शेयर मार्केट में महंगे हो जाएंगे तो वहां के लोग हमारे गुड्स को खरीदना पसंद नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, महंगा हो जाएगा तो कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है ना। अब देखिए, इस कारण से हमारी कंपनीज को होगा नुकसान, ठीक, इस कारण से एफआईआईज या एफपीआई जो है वो भारत से पुल आउट कर रहे हैं, वो तो समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताइए, इससे हमारा एक्सपोर्ट भी तो सफर करेगा, हमारा एक्सपोर्ट सफर करेगा, क्यों? क्योंकि अब हमारा माल बिकेगा नहीं। अब हमारा माल अगर बिकेगा ही नहीं तो यानी कि जब हम सामान बेचते तो बदले में हमको डॉलर मिलता, अब हम सामान ही कम बेच पा रहे हैं तो हमको डॉलर कम मिल रहा है। तो डॉलर कम मिल रहा है, इसका मतलब हमारी कंट्री में डॉलर का फ्लो कम हो रहा है, डॉलर का फ्लो कम हो रहा है। हम अगर सामान बेचते तो हमको डॉलर मिलता और वो डॉलर लेकर हम इंडिया आते, तो इससे क्या होता, इंडिया में डॉलर का फ्लो बढ़ता। तो जब डॉलर का सप्लाई बढ़ता तो सप्लाई बढ़ने से क्या हो जाता, उसका वैल्यू कम हो जाता। जैसे कि मार्केट में मान के चलिए 10 किलो टोमेटो की डिमांड है, लेकिन कहीं से 20 किलो टोमेटो आ गया तो क्या हो गया है, सप्लाई बढ़ गया है, और सप्लाई बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन सिंस एक्सपोर्ट सफर करने के कारण डॉलर का इनफ्लो कम हो रहा है या डॉलर कम आ रहा है, तो डॉलर कम आ रहा है, इस कारण से फिर से क्या हो जा रहा है, डॉलर की डिमांड बनी हुई है, और डॉलर की डिमांड बने रहने के कारण डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपी कमजोर होता जा रहा है। ये दूसरा रीजन भी समझ में आया आपको, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं कि डॉलर की सप्लाई कम हो रही है, डॉलर हमारे देश में कम आ रहा है, तो जब सप्लाई कम रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, डिमांड ज्यादा रहेगा, डिमांड सप्लाई मिसमैच है। नेक्स्ट, ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं ट्रंप टैरिफ से ही रिलेटेड, ट्रंप पॉलिसी से ही रिलेटेड है, लेकिन मैं फिर भी इसको अलग से हाईलाइट करना चाहूंगा, और वो बड़ा रीजन है H1B वीजा पॉलिसी। आप लोगों ने हाल फिलहाल में सुना होगा, ये बात काफी न्यूज में रहा है कि ट्रंप जो है वो H1B वीजा पॉलिसी को लेकर भी कई सारे स्टेप्स ले रहे हैं, जिसमें एक बड़ा स्टेप है उनका, क्या, एक बड़ा स्टेप है कि $1 लाख का एक इनिशियल वो इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, मतलब 1 साल के लिए चाह रहे हैं। अगर कोई भी कंपनी अमेरिका की किसी इंडियन वर्कर को अगर हायर करना, मतलब केवल इंडियन के लिए नहीं है, लेकिन हम तो इंडिया के ही कंटेक्स्ट में बात करेंगे कि केवल इंडियन वर्कर को हायर करना चाह रही है, तो ध्यान से सुनिए, यहां पर मुद्दा ये हो रहा है कि पहले अगर एक इंडियन आदमी अमेरिका जाता था तो वहां अमेरिका में डॉलर कमाता था, तो इसको वो वापस अपने देश में भेजता था रेमिटेंस के रूप में, ठीक है ना, रेमिटेंस के रूप में भेजता था। अब एक बात बताइए, मान के चलिए कि मेरा कोई जान पहचान का, इमेजिन कर लीजिए कि मेरे पापा जो है वो अमेरिका में जाकर डॉलर कमा रहे हैं और वो अपनी फैमिली को भेज रहे हैं डॉलर, तो इससे क्या होगा कि हमारे देश में तो डॉलर नहीं चलता है ना, तो मैं क्या करूंगा, उस डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करूंगा। तो जब मैं डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करूंगा तो फिर से क्या होगा, डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी। अब अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा जी, डिमांड जो है, जो डॉलर का पहले बढ़ रहा था वो धीरे धीरे कम होगा। ये भी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि लोगों के मन में अभी इस बात को लेकर भी डर है कि क्या होगा, अब इंडियन लोग कम जा पाएंगे अमेरिका में, तो वहां से जो डॉलर का सप्लाई आने वाला है वो भी कम रहने वाला है। अपने आप में ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं जो साइकोलॉजिकल लेवल पर इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है कि डॉलर जो है वो मजबूत होने वाला है और रुपी कमजोर होने वाला है। एक्चुअली ये जो डॉलर रुपी का जो रिलेशन है ना, ये फॉरेक्स मार्केट होता है ना, जो करेंसी वगैरह से रिलेटेड जो फॉरेक्स मार्केट है, ये ट्रेडिंग पर डिपेंड करता है। कई सारे इन्वेस्टर होते हैं जो करेंसी वगैरह खरीद कर रहते हैं, करेंसी स्वैप मैंने पीछे के वीडियोस में आपको बताया है, करेंसी स्वैप, तो उस पर भी बेस्ड होता है। लेकिन वो जो बाइंग सेलिंग हो रही है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जो लोग डॉलर को लेकर पहले कंजर्वेटिव थे, अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, डॉलर तो और मजबूत होने वाला है, तो H1B वीजा वाली पॉलिसी, तो इस कारण से भी क्या हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपी कमजोर हो रहा है। अगला बड़ा फैक्टर जिस कारण से अभी रिसेंट, बिल्कुल आपका जो सितंबर अक्टूबर वाला बात है ना, उसमें क्यों डॉलर मजबूत हुआ है, उसके पीछे का एक बड़ा कारण आप बोल सकते हैं कि हमारा अचानक से जो है वो गोल्ड इंपोर्ट ज्यादा हुआ है। अचानक से क्या, हर साल ही होता है, क्यों? क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन आ गए हैं, तो जो आपका सितंबर अक्टूबर वाला जो मंथ होता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला जो मंथ होता है, यहाँ पर फेस्टिव सीजन है, आप जान ही रहे हैं, सोने वगैरह, शादी वगैरह का सीजन आ रहा है, तो इस कारण से ज्वेलरी, गोल्ड, इन सब चीजों की बहुत ज्यादा खरीद होती है। अब भारत जो है वो गोल्ड का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। इंपोर्टर मतलब क्या है कि हम बाहर से गोल्ड खरीदते हैं।
विदेशों से हम गोल्ड खरीदते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब आप विदेशों से गोल्ड खरीद रहे हैं तो उनको पेमेंट किस में कीजिएगा, रुपये में कीजिएगा कि डॉलर में कीजिएगा? ऑब्वियसली वो लोग तो डॉलर मांगेंगे ना। तो जब वो लोग डॉलर मांगेंगे तो क्या हो रहा है, फिर से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा। अगर डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है तो वो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, वो रुपये के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, और इस कारण से भी रुपये और तेजी से गिर रहा है। तो यही सारे फैक्टर हैं, ये कुछ मेन फैक्टर हैं। ऑब्वियसली इनके अलावा मैंने आपको बताया ना कि मेनली जो होता है ये तो डॉलर रुपये, ये ट्रेड पर डिपेंड करता है, ट्रेडिंग चलती रहती है करेंसी मार्केट में, ठीक है ना। फॉरेक्स लेवल पर ट्रेडिंग चलती रहती है। लोग जो है वो जिस तरह का एनवायरनमेंट है, जिस तरह का उनका स्पेकुलेशन है कि डॉलर मजबूत होने वाला है कि रुपये मजबूत होने वाला है, इसके बेसिस पर वो लोग ट्रेड वगैरह करते रहते हैं और उनके बेसिस पर इनके प्राइस डिसाइड होते हैं। लेकिन वो जो प्राइस डिसाइड हो रहा है उसके पीछे के ये मेजर फैक्टर थे। आई होप आप लोगों को रीजन समझ में आ गए होंगे कि आखिर क्या रीजन है, क्यों जो है वो रुपये लगातार डिप्रिशिएट करता जा रहा है, क्या रीजन है कि डॉलर मजबूत होता जा रहा है। तो आज के इस डिस्कशन में मैं अपनी बात को यहीं पर रोकूंगा। हम फिर अगले डिस्कशन में मिलेंगे और हम उस डिस्कशन में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस रुपये के डिप्रिशिएशन का क्या इंपैक्ट है। और जो मैंने आप लोगों को बताया है, मैं उसी टॉपिक में आपको ये भी समझाऊंगा कि आखिर चाइना क्यों खुद अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करना चाहता है। आई होप इस डिस्कशन से आपको कुछ फायदा मिला होगा, आपके थोड़े मोड़े जो डाउट्स रुपये के फॉल वगैरह से रिलेटेड रहे होंगे वो क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा, थोड़ा सा पीछे जाकर देखिएगा, आपको धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में वो डाउट जरूर लिखिएगा। वी विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई और क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू।